जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड बीपीएससी 142 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपकी जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये हमारी पहली क्लास है जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की आपको जो है नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें हमने पीवाईक्यू से प्लस आपके बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है, तो आप इसे हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। जिनको वेबसाइट से करना है सिंपली क्या करें, गूगल पे जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की हमारी वेबसाइट खुल के आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको ऊपर सर्च कोड का ऑप्शन दिखेगा, वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग क्लिक करके आ जाइएगा। अब आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पर आपको अपना पेपर कोड टाइप करना है। यहाँ पर टाइप करेंगे BPSE 142। तो जैसे आप टाइप करेंगे तो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। तो भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है सम्मानजनक स्थान प्राप्त करना है। स्वतंत्रता के बाद से भारत की विदेश नीति में कई बदलाव आए हैं, लेकिन इसके मूल उद्देश्य आज भी लगभग वही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ने विदेश नीति की नींव रखी थी। उन्होंने ऐसे सिद्धांत अपनाए जो शांति, सहयोग और आत्मनिर्भरता पर आधारित थे। यानी कि देखिए, हमारी जो विदेश नीति है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, हमें अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है हमें अपना जो है सम्मानजनक स्थान प्राप्त करना है। तो स्वतंत्रता के बाद से भारत में विदेश नीति में कई बार बदलाव हुए और इसका मूल उद्देश्य जो है आज भी लगभग वही है कि हमको अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है सम्मानजनक स्थान प्राप्त करना है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही विदेश नीति की नींव रखी थी। उन्होंने ऐसे सिद्धांत अपनाए जो शांति, सहयोग और आत्मनिर्भरता पर आधारित थे। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय हितों की रक्षा। तो भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य देश की सुरक्षा, संप्रभुता और विकास को सुनिश्चित करना है। यह नीतियां इस तरह बनाई जाती हैं कि भारत की सीमाएं सुरक्षित रहें, आर्थिक विकास हो और विदेशों में रहने वाले भारतीयों की रक्षा हो सके। इसके बाद शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो भारत विश्व शांति में विश्वास रखता है, वह मानता है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए भारत ने हमेशा से शांति और संवाद के माध्यम से विवाद सुलझाने की वकालत की है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की शांति सेनाओं में भी जो है योगदान दिया है। इसके बाद जो है भारत गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाता है। शीत युद्ध के समय जब दुनिया दो बड़े गुटों यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ में बटी थी, तब भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था कि भारत किसी भी गुट में शामिल ना हो और स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले। आज भी भारत इस नीति को अपने हितों के अनुसार अपनाता है। यानी कि जब शीत युद्ध चल रहा था यानी कि कोल्ड वार चल रहा था, तब जो देश था यानी कि दुनिया थी वो अमेरिका और सोवियत संघ दो गुटों में बट गई थी। लेकिन भारत ने क्या कि भारत ने वहां पर जो है गुट निरपेक्ष नीति अपनाई, यानी कि उसने कहा कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम क्या रहेंगे, उदासीन रहेंगे यानी कि स्वतंत्र रहेंगे और अपना निर्णय लेंगे। इसके बाद आर्थिक विकास। तो आज के दौर में विदेश नीति का एक बड़ा उद्देश्य आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत अन्य देशों से व्यापार, निवेश और तकनीक प्राप्त करने के लिए अच्छे संबंध बनाता है। इससे देश में रोजगार, उद्योग और बुनियादी ढांचे का विकास होता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो भारत की विदेश नीति यह भी चाहती है कि वह अन्य देशों के साथ मिलकर वैश्विक समस्याओं का समाधान ढूंढे, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी, ऊर्जा संकट आदि। भारत इन मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी जो है भूमिका निभाता है। यानी भारत की विदेश नीति यह भी चाहती है कि वह अन्य देशों के साथ मिलकर जो है वैश्विक समस्याओं का समाधान ढूंढे, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी, ऊर्जा संकट आदि।
इसके बाद भारतीय संस्कृति और मूल्यों का प्रचार। तो भारत की विदेश नीति भारतीय सभ्यता, संस्कृति और विचारधारा को दुनिया में फैलाने का कार्य भी करती है। सॉफ्ट पावर के माध्यम से भारत योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड और भारतीय खान पान को जो है विश्व भर में लोकप्रिय बना रहा है। इसके बाद प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा। तो भारत विदेशों में रहने वाले भारतीयों की रक्षा और सहायता को भी अपनी प्राथमिकता मानता है। विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों की समस्याओं के समाधान में सक्रिय रहते हैं। तो यहाँ पर हमारी विदेश नीति का क्या क्या उद्देश्य है? तो सबसे पहला उद्देश्य है राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, गुणनिरपेक्षता की नीति को अपनाना, आर्थिक विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देना, भारतीय संस्कृति और मूल्यों का प्रचार करना और जो है प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा करना। ये सब किसके काम है? विदेश नीति के काम है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो भारत की विदेश नीति समय के साथ लचीली बनी रही है और बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुसार उसने अपने उद्देश्यों को रूप दिया है। उसका उद्देश्य केवल अपने देश का ही विकास नहीं बल्कि वैश्विक शांति, सहयोग और समानता को बढ़ावा देना भी है। इसी संतुलन के साथ भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी जो है पहचान मजबूत कर रहा है। तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपको पहला प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत श्रीलंका संबंधों में प्रमुख मुद्दों को इंगित कीजिए। तो भारत और श्रीलंका पड़ोसी देश हैं और समुद्र के रास्ते से बहुत पास हैं। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंध बहुत पुराने रहे हैं। भगवान बुद्ध का संदेश, तमिल संस्कृति और रामायण जैसी पौराणिक कथाएं भारत श्रीलंका के संबंध को जोड़ती है। हालांकि इन मजबूत संबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच कुछ प्रमुख मुद्दे भी हैं जो समय समय पर जो है विवाद का कारण बनते हैं। यानी कि श्रीलंका और जो भारत के बीच संबंध है उसमें कौन कौन से मुद्दे हैं जो भी कभी कभी विवाद का कारण बन जाते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा क्या है? तमिल मुद्दा। ये सबसे ज्यादा अहम मुद्दा है। यह सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा है। श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में तमिल आबादी रहती है जिनकी सांस्कृतिक और भाषाई जड़ें भारत के तमिलनाडु राज्य से जुड़ी हैं। 1980 के दशक में श्रीलंका में तमिलों और सिंगलियों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। भारत ने शांति स्थापना के लिए 1987 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी कि आईपीकेएफ भेजी, लेकिन यह प्रयास विवादित रहा। भारत चाहता है कि श्रीलंका में तमिलों को राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार मिले। हालांकि श्रीलंका इस मुद्दे को आंतरिक मामला मानता है। तमिलों की स्थिति में सुधार की धीमी गति भारत के लिए चिंता का विषय है। यानी कि भारत चाहता है कि जो श्रीलंका में तमिल लोग रह रहे हैं तो उनको वहां पर जो राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार मिले। और श्रीलंका कहता है कि ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें आप हस्तक्षेप ना कीजिए। तो तमिलों की स्थिति में जो सुधार की धीमी गति वहां पर देखी जाती है, ये भारत के लिए चिंता का विषय बन जाता है। इसके बाद मछली पकड़ने का विवाद। तो भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा पर मछुआरे अक्सर एक दूसरे के जल क्षेत्र में चले जाते हैं। खासकर तमिलनाडु के मछुआरे श्रीलंका में जल क्षेत्र में मछली पकड़ने जाते हैं, जिससे श्रीलंकाई नौसेना उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और जो है नावें जब्त कर लेती है। यह विवाद भारत श्रीलंका संबंधों में तनाव लाता है। भारत इस मुद्दे को मानवीय दृष्टिकोण से देखता है और चाहता है कि इसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि जो भारत है और श्रीलंका जो है समुद्री सीमा से जुड़ते हैं, तो कभी कभी जो तमिलनाडु के जो मछुआरे होते हैं वो क्या करते हैं, श्रीलंका के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं और वहां की जो नेवी फोर्स होती है उनको पकड़ लेती है और उनकी जो नाव होती है उनको छीन लेती है। तो इसके कारण भी दोनों देशों में क्या रहता है? तनाव रहता है। इसके बाद इसमें सबसे जो मुख्य भूमिका है वो चीन की भूमिका है। हाल के वर्षों में श्रीलंका ने चीन के साथ आर्थिक और सैन्य संबंध बढ़ाए हैं। चीन ने श्रीलंका में कई बड़े प्रोजेक्ट जैसे हम्बनटोटा बंदरगाह और कोलंबो पोर्ट सिटी में निवेश किया है। भारत को चिंता है कि इससे श्रीलंका पर चीन का प्रभाव बढ़ेगा और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग इंडिया के मैप को देखें, यहाँ पर बनाते हैं, थोड़ा समझते हैं इसका मतलब क्या है। अगर हम इंडिया का मैप बनाते हैं, मान लीजिए ऊपर से यहां से लेकर ऐसे करके और यहाँ से कुछ ऐसे इस टाइप का जो है भारत का मैप रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी चाइना है, ठीक है। अगर श्रीलंका यहाँ पर है, अगर श्रीलंका पर चाइना का दबदबा बढ़ जाता है तो चाइना क्या करेगा, हिंद महासागर पर भी अपना कब्जा कर लेगा और यहाँ पर उसका कब्जा है ही। और इधर पाकिस्तान पर भी अपना जोर बना रहा है कि यहाँ से कब्जा कर ले।
तो ये क्या कर रहा है, चारों तरफ से जो है इंडिया को घेर रहा है, तो ये भारत के लिए चिंता का विषय है। विशेषकर जब चीनी पनडुब्बियां और जहाज श्रीलंका के बंदरगाहों पर आए तो भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। भारत यह नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश चीन के प्रभाव में आए, यानी वह नहीं चाहता कि श्रीलंका है उसके कर्जे में डूबे और उसके प्रभाव में आ जाए। इसके बाद शरणार्थी समस्या, तो श्रीलंका में गृह युद्ध के समय हजारों तमिल जो है नागरिक भारत विशेषकर तमिलनाडु में शरण लेने आए थे। आज भी कई शरणार्थी शिविरों में रहते हैं। भारत को इन शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती का सामना करना पड़ता है। यानी कि जब श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था तो वहां से क्या हुआ, जो तमिल लोग थे वो क्या कर रहे, श्रीलंका को छोड़कर भारत में तमिलनाडु में आ गए। जिससे क्या हुआ, जिससे जो है पुनर्वास की चुनौती भी भारत को सामना करना पड़ता है। इसके बाद व्यापार और निवास निवेश में असंतुलन। हालांकि भारत और श्रीलंका के बीच व्यापारिक संबंध अच्छे हैं, लेकिन श्रीलंका को लगता है कि भारत का व्यापारिक लाभ ज्यादा है। श्रीलंका में यह भावना भी देखी जाती है कि भारत के बड़े निवेश से स्थानीय व्यापार को नुकसान हो सकता है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो भारत और श्रीलंका के संबंध मजबूत हैं लेकिन जटिल हैं। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक निकटता के बावजूद तमिल मुद्दा, मछली पकड़ने का विवाद, चीन की बढ़ती मौजूदगी जैसे मुद्दे द्विपक्षीय संबंधों में चुनौती पेश करते हैं। भारत को चाहिए कि वे श्रीलंका के साथ संवाद और सहयोग बनाए रखे ताकि आपसी समस्याएं सुलझाई जा सके और मित्रता मजबूत हो। क्योंकि अगर चीन का दबदबा बढ़ता है तो वो हमारे लिए जो है घातक, आगे चलकर घातक सिद्ध होगा। तो चीन से क्या करना है, चीन से जो है श्रीलंका को आजाद करवाना है कैसे भी करके हमको। इसके बाद चलते अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों की उभरती प्रकृति पर चर्चा कीजिए। तो भारत और अमेरिका दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। इन दोनों देशों के संबंधों में पिछले कुछ दशकों में बहुत तेजी से बदलाव आया है। एक समय था जब भारत और अमेरिका के बीच की दूरी और मतभेद थे, लेकिन अब ये दोनों देश रणनीतिक साझेदार बन चुके हैं। भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंध अब केवल राजनयिक नहीं बल्कि आर्थिक, रक्षा, तकनीकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक और रणनीतिक साझेदारी। आज भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत हो रही है। दोनों देश लोकतंत्र, मानवाधिकार और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के समर्थक हैं। भारत अमेरिका 2+2 वार्ता यानी क्वाड समूह, भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया और IPEF जैसे मंचों के जरिए एक दूसरे के साथ मिलकर एशिया प्रांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने का काम कर रहे हैं। अमेरिका भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में देखता है और चाहता है कि भारत जो है चीन के प्रभाव को संतुलित करने में भूमिका निभाए। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर अमेरिका के साथ अगर हमारे अच्छे संबंध होंगे तो हम चीन के प्रभाव को जो है संतुलित कर सकते हैं। इसके बाद रक्षा और सुरक्षा सहयोग। तो भारत और अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग बहुत तेजी से बढ़ा है। भारत अब अमेरिका से अत्याधुनिक हथियार और रक्षा उपकरण खरीद रहा है। दोनों देशों ने कॉम, CSA और LEMOA और BECA जैसे समझौते किए हैं, जिनसे सूचनाओं का आदान प्रदान, सैन्य बेस का उपयोग और जो है नेविगेशन में मदद मिलती है। साझा सैन्य अभ्यास जैसे युद्ध अभ्यास और मालाबार दोनों देशों के बीच रक्षा विश्वास को और मजबूत करते हैं। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, साझा सैन्य अभ्यास करते हैं, जैसे युद्ध अभ्यास और मालाबार जो अभ्यास है ना, वो दोनों अमेरिका की सेना और जो है भारत की सेना दोनों मिलकर एक साथ जो है सैन्य अभ्यास करते हैं। इसके बाद आर्थिक और व्यापारिक संबंध। तो भारत और अमेरिका के बीच व्यापार भी लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। दोनों देशों के बीच वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा, ऊर्जा और सेवा के क्षेत्र में सहयोग हो रहा है। हालांकि कभी कभी व्यापार में टैरिफ और वीजा नीतियों को लेकर मतभेद भी सामने आते हैं, लेकिन दोनों देश बातचीत से इन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अब के जो ट्रंप प्रेसिडेंट बने हुए हैं, उन्होंने क्या किया, भारत पर टैरिफ जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। ये टैरिफ का मुद्दा जो बार बार आता रहता है, जिनके कारण जो है इन दोनों में मतभेद होते रहते हैं। इसके बाद प्रवासी भारतीयों की भूमिका। तो अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और उद्यमी शामिल हैं। ये प्रवासी भारतीय दोनों देशों के बीच पुल का काम करते हैं। कई प्रवासी भारतीय अमेरिकी जो है राजनीति, विज्ञान और तकनीकी में ऊंचे पदों पर है, जिससे भारत अमेरिका संबंधों को मजबूती मिलती है। इसके बाद तकनीकी और अंतरिक्ष सहयोग। तो भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष विज्ञान, डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ रहा है। नासा और इसरो कई साझा मिशनों पर काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और साइबर सुरक्षा जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी दोनों देश एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे।
तो भारत अमेरिका संबंध अब परिपक्व और बहुआयामी हो चुके हैं। यह संबंध केवल द्विपक्षीय हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, स्वास्थ्य और तकनीक के क्षेत्र में भी गहराई से जुड़े हुए हैं। इन संबंधों की उभरती प्रकृति बताती है कि भविष्य में भारत और अमेरिका के साथ मिलकर वैश्विक नेतृत्व की भूमिका भी निभा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल 3 प्रश्नों को कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है, भारत की एक्ट ईस्ट नीति के महत्व की चर्चा कीजिए। तो भारत की एक्ट ईस्ट नीति एक महत्वपूर्ण विदेश नीति है जिसे 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सक्रिय रूप से लागू किया था। यह नीति पूर्ववर्ती यानी कि लुक ईस्ट नीति का ही विस्तारित और प्रभावशाली रूप है, जिसे 1991 में जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार ने शुरू किया था। देखिए, एक्ट ईस्ट नीति का उद्देश्य भारत और पूर्वी तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच आर्थिक, रणनीतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। यह नीति भारत की एशिया में मजबूत उपस्थिति की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो यहाँ पर जो एक्ट ईस्ट नीति है उसका उद्देश्य क्या है? भारत और पूर्वी तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। यह नीति जो है भारत की एशिया में मजबूत उपस्थिति की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब देखते हैं एक्ट ईस्ट नीति का उद्देश्य क्या है। तो भारत और एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस देशों के बीच जो है मजबूत संबंध बनाना, पूर्वोत्तर भारत को विकास और संपर्क केंद्र में लाना, चीन के प्रभाव को संतुलित करना, एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका को मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य है। इसके बाद इसका आर्थिक महत्व क्या है? तो भारत और एशियन देशों के व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना चाहता है। एशियन देश जैसे थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया आदि तेजी से विकसित हो रहे और भारत के लिए बड़े बाजार हैं। एक्ट ईस्ट नीति के तहत भारत ने कई मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, जिससे भारतीय व्यापारियों को नए बाजार मिले हैं और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। अगर हम लोग बात करें रणनीतिक और सुरक्षा दृष्टिकोण से महत्व, तो एक्ट ईस्ट नीति भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भाग बन चुकी है। दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति को संतुलित करने के लिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड के नाम से। किस नाम से जानते हैं? क्वाड के नाम से जानते हैं। भारत ने वियतनाम, जापान और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ाया है। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव मजबूत हुआ है। इसके बाद पूर्वोत्तर भारत का विकास। तो पूर्वोत्तर भारत दक्षिण पूर्व एशिया के करीब है। एक्ट ईस्ट नीति के तहत भारत पूर्वोत्तर राज्यों को एशियाई बाजारों से जोड़ने के लिए सड़क, रेल और हवाई संपर्क बढ़ा रहा है। इसके बाद भारत म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे और कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट से पूर्वोत्तर भारत को लाभ मिलेगा और वह गेटवे टू ईस्ट एशिया बन सकेगा। इसके बाद सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध। तो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने हैं। बौद्ध धर्म, हिंदू संस्कृति और भारतीय भाषा एवं व्यापार जो है परंपराएं इन देशों में पाई जाती हैं। एक्ट ईस्ट नीति सांस्कृतिक कूटनीति के जरिए इन संबंधों को और गहरा बनाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक्ट जो है ईस्ट नीति का उद्देश्य क्या है, उसका महत्व क्या है, आर्थिक महत्व क्या है, और जो है इससे किससे हम लोग क्या कर सकते हैं? पूर्वोत्तर भारत का विकास कर सकते हैं। और इसके बाद जो है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध भी इससे हम लोग देखते हैं। इसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे। तो एक्ट ईस्ट नीति भारत की विदेश नीति का एक आधुनिक और रणनीतिक पहलू है, जो भारत को एशिया में एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में स्थापित करता है। यह नीति न केवल भारत को आर्थिक और सुरक्षा के क्षेत्र में लाभ पहुंचा रही है, बल्कि पूर्वोत्तर भारत के विकास और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के ऐतिहासिक रिश्तों को भी फिर से जीवित कर रही है। आने वाले समय में यह नीति भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत करेगी। यहाँ पर हमने देखिए टोटल 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।